सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि 14 जुलाई 2023 को इसरो ने किस रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। तो इसका तो उत्तर होगा GSLV मार्क 3 M4। तो अभी 14 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करके इतिहास रच दिया। याद रखना ये इसरो का तीसरा मून मिशन है। ये चंद्रयान मिशन है, मून मिशन है क्योंकि हम चंद्रमा पे जा रहे हैं। और किस रॉकेट से लॉन्च किया तो GSLV मार्क 3 M4, या इसे ही आप कह सकते हो, मतलब GSLV मार्क 3 को ही आप क्या कहोगे, LVM3। ये हमारा हैवी लॉन्च व्हीकल है जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। और लॉन्च कहाँ से किया, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और इसमें हमारा विक्रम लैंडर ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवी क्षेत्र पर लैंड करेगा। ये लगभग अगस्त के महीने में पहुंच जाएगा। और अगर ये सफल लैंडिंग कर लेता है तो जो भारत है ये अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद ऐसा करने वाला यानी कि चंद्रमा पे उतरने वाला चौथा देश बन जाएगा। लेकिन मैंने भी आपको बताया ये दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतर रहा है चंद्रमा के, यानी कि साउथ पोल पे। तो वहां पे आज तक कोई भी देश नहीं उतरा। तो फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन सा होगा, तो भारत होगा। तो अगर बात करेंगे हम कि भारत का मून मिशन का नाम क्या है, अभी जो लेटेस्ट वाला है चंद्रयान 3। अमेरिका का कौन सा है, आर्टेमिस, मिशन आर्टेमिस, मतलब चंद्रमा के लिए जो मिशन है वो नाम मैं आपको बता रहा हूं। तो भारत का तो चंद्रयान 3 हो गया, अमेरिका का है मिशन आर्टेमिस, चाइना क्या है चांग ई ये चाइना का है, और रशिया का भी है लूना 25। अच्छा, एक बार मैं आपको स्टार्टिंग वाले भी बता देता हूं, यानी कि चंद्रयान 1 और 2 के बारे में भी। तो चंद्रयान 1 की बात करते हैं तो उसे हमने लॉन्च किया था 22 अक्टूबर 2008 में। वो एक ऑर्बिटल मिशन था। ऑर्बिटल मिशन मतलब उसमें हमारा उद्देश्य था चंद्रमा के आसपास घूमना, चारों ओर चक्कर लगाना, उतरने का उद्देश्य नहीं था हमारा। और उसे हमने लॉन्च किया था PSLV C11 रॉकेट से। फिर उसके बाद चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया था। इसमें हमारा उद्देश्य था चंद्रमा पे उतरना। वो कब, 22 जुलाई 2019 को। किस रॉकेट के थ्रू, GSLV मार्क 3 M1 के थ्रू। उसमें लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। और अब ये हमारा है चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023 में। और इसकी लागत कितनी है, 615 करोड़ रुपए है। रॉकेट का नाम बताया LVM3 M4 जो बाहुबली रॉकेट है। ये कितने टन का है, 642 टन। और हमारे इस मिशन का उद्देश्य क्या है, वहां जाके क्या करेंगे हम, तो रासायनिक व खनिज संरचना का पता लगाएंगे। किसकी, चंद्रमा की। भाई वही देखो, इसरो की बात करें, इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1969 में। और इसके चेयरमैन वर्तमान में कौन है, S सोमनाथ हैं 10वें नंबर के। इसका मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अच्छा, अभी एक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था कि दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जिसका नाम है JUICE-2, इसको किसने लॉन्च किया, तो आंसर होगा चाइना ने। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान जिसको कहते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इससे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एक्चुअली में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2023 में फ्रांस और यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा पर गए। और जब वो सबसे पहले फ्रांस गए तो वहां पे फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान से उनको सम्मानित किया गया जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। और किसने सम्मानित किया, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने। और आप कह सकते हो उस तरह से फ्रांस का ये सर्वोच्च सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। और इस तरह से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6वीं फ्रांस की यात्रा है। 6 बार जा चुके हैं भैया फ्रांस। और अभी वे 14 जुलाई को यहाँ के बेस्टिल डे परेड में भी शामिल हुए एज अ चीफ गेस्ट। उनको इन्वाइट किया गया था। अभी आपको पता है इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी का सर्वोच्च सम्मान, फिजी देश जब वो गए थे तो वो मिला था जिसको कहते हैं कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। उसके बाद पापुआ न्यू गिनी का उनको मिला कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहू, उसको कहते हैं। मिस्र का उनको मिला ऑर्डर ऑफ द नाइल टू लीजन ऑफ मेरिट। अभी 2023 के तो ये 3 मिले थे। और अगर उनके पूरे कार्यकाल में बात करोगे तो ये विदेशों के द्वारा दिया जाने वाला उनका 14वां सम्मान बन चुका है। कौन सा, फ्रांस वाला। ये भी ध्यान रख लो। अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए भी चुना गया था, याद है ना आपको। चलो ये बताओ
अभी सूरीनाम देश का सर्वोच्च सम्मान जिसके कहते हैं द येलो स्टार, ये किसे मिला? तो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किन 2 राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा केरल और तेलंगाना। तो अभी 12 जुलाई 2023 को तेलंगाना के जो चीफ जस्टिस हैं, कौन? उज्ज्वल भुइया, उनको, और केरल के चीफ जस्टिस जिनका नाम है एस वेंकट नारायण भट्टी, इनको राष्ट्रपति जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अभी नियुक्त किया गया। तो अब आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 33 न्यायाधीश हो चुके हैं। कितने हो सकते हैं? तो टोटल 34 हो सकते हैं, अभी भी एक सीट खाली है। अच्छा, वैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है हमारे? 50वें नंबर के हैं, DY चंद्रचूड़ नाम है। और पहले कौन थे? पहले थे हीरालाल जयकानिया। क्या अभी तक कोई महिला चीफ जस्टिस रही है सुप्रीम कोर्ट में? तो आंसर होगा नहीं, लेकिन भविष्य में बन सकती है। उनका नाम है BV नागरत्न। उसी तरह से क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई पहली महिला जज रही है? तो आंसर होगा फातिमा बीवी रही है। और अगर हाईकोर्ट के केस में पूछे कि हाईकोर्ट की पहली महिला जज अन्ना चांडी रही केरल हाईकोर्ट से, और हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस लीला सेठ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। अच्छा, हमारे वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़। इनके पिताजी का जो नाम है वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं कि अगर पूछे कि अभी तक सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे, तो इन्हीं के पिताजी थे YV चंद्रचूड़। वे 16वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। कितने लंबा टर्म रहा था उनका? 7 साल 4 महीने 20 दिनों का। और सबसे कम दिनों के लिए कौन रहे अभी तक और कितने दिनों के लिए रहे? तो आंसर होगा कमल नारायण सिंह का। ये 22वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मात्र 18 दिनों के लिए बने थे ये। और इनका नाम तो न्यूज में भी आपने सुना होगा क्योंकि अभी इनका निधन हो गया। और अगर मैं पूछूं कि अमेरिका में महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी थी, तो आंसर होगा मनप्रीत मोनिका सिंह। और देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर ये कहां पे बनकर तैयार हुआ? रांची में, रांची झारखंड। और हाईकोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 226। और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 32। बताओ, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? केरल हाईकोर्ट, मलयालम भाषा में। और देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन कहां पे हुआ? गुजरात हाईकोर्ट में। और राजस्थान में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू हुई थी। तो ये पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्टार्टअप जिसका नाम है XAI, इसको किसने लॉन्च किया? तो एलन मस्क ने। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क, ये स्पेस कंपनी के भी मालिक है। इनकी एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, आप जानते हो। इनकी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी भी है टेस्ला। और अभी तो सोशल मीडिया में भी आ गए, ट्विटर जो ले लिया इन्होंने। और अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप भी इन्होंने लॉन्च कर दिया। इसका नाम रखा है XAI। आपको याद होगा, अमेरिका की एक कंपनी है OpenAI, इसने ChatGPT लॉन्च किया था। और कहूं कि उसके अपोजिट में या उसके खिलाफ या उसको काउंटर करने के लिए गूगल ने बार्ड लॉन्च किया था। पर अब एलन मस्क ने OpenAI कंपनी को ही काउंटर करने के लिए ये XAI कंपनी खोल दी है। मतलब इन्होंने कहा कि हम प्रोडक्ट के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, हम कंपनी के खिलाफ ये दूसरी कंपनी खड़ी कर देंगे। तो भैया एलन मस्क की ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है जिसका नाम है XAI, ये याद रखना। और हमने पढ़ा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉड फादर किसे कहा जाता है? जेफरी हिंटन को। और बताओ, किसने ग्रामीण भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। और एक जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म जिसका नाम है टोपाज, इसको किसने लॉन्च किया था? इन्फोसिस ने। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश वाले देशों की सूची जारी की। उसमें भारत 5वें स्थान पर है, तो टॉप पे अमेरिका है। पहले वैश्विक AI सम्मेलन की मेजबानी करे ब्रिटेन। और अभी हमने पढ़ा था कि उड़ीसा ने पहला क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर भी लॉन्च किया था। उसका नाम क्या है? लीसा नाम है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा विनोद मनकारा ने। तो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता लेखक विनोद मनकारा ने ये नई बुक लिखी है जिसका नाम है प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो। तो इस बुक को अभी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के
रॉकेट लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया या जारी किया गया। इसे किसने लॉन्च किया? तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, उन्होंने इस बुक को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक एस उन्नीकृष्णन को ये बुक सौंपकर इसका विमोचन किया, इसे लॉन्च किया। तो याद रखना, लिखा किसने? विनोद मनकारा ने। बाकी अभी अमिताभ घोष स्मोक एंड एसेश नाम से बुक लिखी है, नारायण वागुल रिफ्लेक्शन नाम से बुक लिखी, और शशि शेखर वेम्पाती कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन नाम से बुक लिखी थी। तो ये ध्यान रखना। और हाँ, आज हमारी जो फटाफट वाली सीरीज है उसमें जो आपका टेस्ट में लूंगा वो बुक से संबंधित प्रश्न होंगे। कल हमने मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित आपका टेस्ट लिया था, उससे पहले रैंकिंग एंड इंडेक्स से सूचकांक का लिया था। आज बुक्स का टेस्ट होगा आपका, तो बड़ा मजा आने वाला है। आज आप लोगों की पोल खुलेगी, कौन कौन ध्यान से पढ़ते हैं, कौन कौन ध्यान से नहीं पढ़ते, कौन कौन रिवीजन करते हैं। पहले इनको खत्म करते हैं, फिर लास्ट में टेस्ट लगाते हैं। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे है? तो आंसर होगा चौथे स्थान पे। बात कर रहे हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की। तो ये जो इंडेक्स है ये बताता क्या है कि ये बताता है कि कौन सा देश सैन्य रूप से, मिलिट्री के रूप से कितना मजबूत है। तो इसके अनुसार अमेरिका के पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है, मतलब पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे इसके अनुसार रशिया है, तीसरे पे चाइना है, तो चौथे पे भारत है। मतलब आप देखोगे पिछले साल हमने कई बार पढ़े ना इस वाले इंडेक्स को, ये तो पढ़ा ही होगा आपने, कई बार मैं आपको रिवीजन करा चुका हूं। तो पिछले साल भी यही सारी रैंकिंग थी। तो मतलब आपको कुछ नया याद नहीं करना है। पहले स्थान पे अमेरिका, चौथे स्थान पे भारत है। कौन सी रैंकिंग है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। और इसमें सबसे कम सैन्य शक्तिशाली वाला देश बताया गया भूटान को। चलो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस का आपको रिवीजन करवाता हूं। अभी आपने देखा ग्लोबल पीस इंडेक्स आया था, उसमें भारत 126 नंबर पे है। और जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था उसमें भी भारत 126 नंबर पे था। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप पे तो आइसलैंड था, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पे कौन था? फिनलैंड। अभी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक आया था जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया, उसमें भारत 67 नंबर पे है, तो टॉप पे स्वीडन है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में बात करें तो भारत 127 नंबर पे है, टॉप पे आइसलैंड हो गया। और अभी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 40वें नंबर पे है, तो टॉप पे डेनमार्क है। अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जारी किया, भारत 161 नंबर पे है, तो टॉप पे नॉर्वे है। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 131 नंबर पे है, टॉप पे सिंगापुर है। दुनिया के सबसे धनी शहरों में टॉप पे न्यूयॉर्क है। और देश में डिजिटल तरीके से लेन देन करने वाले शहरों की सूची में बंगलुरु टॉप पर है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया था, उसमें भारत तीसरे स्थान पे है, तो टॉप पे अमेरिका है। अभी वर्ल्ड बैंक ने रसद प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया, तो उसमें भारत 38 नंबर पे है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं अभी 2023 के, उनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 जुलाई को। तो हर साल 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है? परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कौशल बनाना, यानी कि स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। यूथ से याद आएगा, एक नेशनल यूथ डे होता है, वो हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं, यानी कि 12 जनवरी को। और वर्ल्ड यूथ डे ये मनाते हैं जिस दिन हम वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाते हैं, यानी कि 12 अगस्त को। अच्छा, तो इस महीने कौन कौन से डे मना लिए हमने, वो भी तो रिवीजन कर लें। तो देखो, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे था, 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंट्स डे था, 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, 1 जुलाई को जीएसटी डे और 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी मनाया, जो कि जुलाई के पहले शनिवार को होता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और वर्ल्ड यूएफओ डे। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 6 जुलाई को अभी वर्ल्ड जूनोसिस डे। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और 12 जुलाई को एक तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया था, और 12 जुलाई को एक कौन सा डे मनाया था, चलो आप बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य टॉप पे है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो शिकायत निवारण सूचकांक यानी कि ग्रेवियंस रेडरेसल इंडेक्स, इसे जारी किया है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने। तो शिकायत निवारण के मामले में बड़े राज्यों में बात कर रहे हैं तो टॉप पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे झारखंड। वहीं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो सिक्किम इसमें टॉप पर है।
और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो लक्षद्वीप टॉप पर है। तो इसमें इतना ही याद रखना, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में यूपी। कैपिटल लखनऊ हो गई। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी भी खोली गई लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र बना है लखनऊ में और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निर्वाचन क्षेत्र भी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। लखनऊ में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा आपको, नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। और देश का तो 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना था अभी रानीपुर टाइगर रिजर्व, और देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना तराई एलिफेंट रिजर्व। अच्छा, अभी विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ होगा ये बताओ? वाराणसी में। और कौन सा राज्य अभी सितंबर 2023 में देश के पहले मोटो जीपी कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है? उत्तर प्रदेश, जो नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है, वहां पे होगी ये रेस। अभी उत्तर प्रदेश ने ही नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना भी शुरू की थी। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, आप पढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मंजूरी दी? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा कैबिनेट ने कुई भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ऐसा नहीं है इन्होंने मंजूरी दे दी तो इसे शामिल कर लेंगे। हाँ, हो सकता है शामिल कर भी लें या नहीं भी करें, क्योंकि इस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ना है। तो फाइनली इसे संसद की मंजूरी मिलनी चाहिए। तो अभी ये प्रस्ताव आया है उड़ीसा की ओर से, राज्य की तरफ से आया। पर हाँ, इसे राज्य ने मंजूरी दे दी तो ये न्यूज में रहा। तो ये प्रश्न बन सकता है कि भाई बताओ, कुई भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा उड़ीसा। ये उड़ीसा की कंद जनजाति के द्वारा बोली जाती है। बाकी 8वीं अनुसूची की बात करें तो वर्तमान में इसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। पर शुरुआत में ऐसा नहीं था, शुरुआत में इसमें 14 भाषाएं थी केवल। फिर उसके बाद 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 1992 में 3 भाषाएं जुड़ी थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा। फिर 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा को जोड़ा गया। अच्छा, आपको पता है भारत में कितनी शास्त्रीय क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 6 हैं। सबसे पहली कौन सी थी? पहली थी तमिल, 2004 में शामिल हुई थी। फिर संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया बनी। और याद रखना, ये जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं ये 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना, इनको ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे हम। फिर बताइए, अभी हाल ही में वेब के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा कोलंबिया में। तो एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज यानी कि वेब, इसके कार्यकारी बोर्ड की अभी 11वीं बैठक का आयोजन ये कोलंबिया में किया गया। इस बैठक में भारत की ओर से हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, इन्होंने हिस्सा लिया। वेब की बात करें, इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। तो ये चुनावी प्रबंधन निकायों का सबसे बड़ा वैश्विक संगठन है, जिसकी स्थापना होती है 2013 में। तो उद्देश्य क्या है? देशों में निष्पक्ष चुनाव हो सके और स्थायी लोकतंत्र डेमोक्रेसी हो सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और भारत में बात करें यानी कि इंडिया वेब सेंटर, ये कहाँ पे स्थापित किया गया? नई दिल्ली में। तो अब हमारी फटाफट सीरीज को हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं और आपका टेस्ट लेते हैं। अगर आप में से कोई नया स्टूडेंट है तो उन्हें बता दूं, इसमें डेली हम वीडियो के लास्ट में करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका मैं आपका पहले टेस्ट लिखता हूँ। टेस्ट के बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। डायरेक्ट आंसर नहीं बताता हूँ, ताकि आपको अपने आप को जानने को मिले कि हाँ मुझे कितना आता है। अंधकार में नहीं रख रहा हूँ मैं आपको, ऐसा कह सकते हो आप। तो यहाँ पे ये रही क्वेश्चंस। अब इसमें थोड़ा सा मजेदार मैंने इसको ऐसे बना दिया, बुक्स यहाँ पे लिखी हुई है और इनके राइटर के नाम यहाँ पर हैं, लेकिन ये रैंडम मैनर में है। मतलब आमने सामने वाला जरूरी नहीं कि उसका आंसर हो। मैच द फॉलोइंग नहीं करते थे क्या बचपन में? वैसे है। तो वीडियो को पॉज कर लो, आराम से इसके उत्तर लिखो, 2 मिनट 5 मिनट जितना भी लेना है लो, और जब लगा लो आंसर तो वीडियो प्ले कर लेना, मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो पहली बुक थी आपकी भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक 1947 टू 1977। इस बुक को लिखा है A.K. भट्टाचार्य ने। अगली बुक है रिंग साइड, इसको लिखा है विजय दर्डा ने। अगली बुक है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, इसे लिखा है रूपा पाई ने। अगली बुक है गट्स एमिडस्ट ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव, इसको लिखा है आदित्य भूषण ने। द गोल्डन ईयर्स नाम की बुक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नाम की बुक को लिखा अमिताभ कांत ने। रिफ्लेक्शन को लिखा है
नारायणन वाघुल ने, ये तो शायद आज हमने पढ़ी भी है। और स्मोक एंड एशेस को लिखा है अमिताभ घोष ने, ये भी हमने पढ़ी। और सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो नाम की बुक को लिखा है बोरिया मजूमदार ने। अब आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके कि कितने क्वेश्चन है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन 9 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही गए? अगर सारे प्रश्न सही गए तो मेरी तरफ से अपने को पीठ पे एक थपथपाओ, शाबाशी दो। और अगर गलत गए हैं तो अभी आपके पास वक्त है, यूं समझो आप बच गए, क्योंकि अभी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, सब पढ़ते हो। और अगर आप यही सोच रहे हो कि हमें सब आता है और आप एग्जाम में चले जाओ और ये जो प्रश्न आपके गलत हो गए, मान लो यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो फिर नुकसान हो जाएगा ना। तो शुक्र मनाओ, अभी वक्त है आपके पास, वक्त रहे, आपको पता चल गया कि कमी कहाँ पर है तो उसे सुधारो, उसको छोड़ो मत। छोड़ दोगे तो फिर वहीं के वहीं अटके रह जाओगे, यही स्थिति एग्जाम में भी बनेगी। तो आपके इसके लिए ही क्विज बनाता हूं मैं आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। ज्यादा से ज्यादा बार क्विज लगाने की कोशिश करें, घंटों घंटों नहीं लगते हैं उसमें। जितनी देर आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लेते होंगे ना, हंसी मजाक के गाने वगैरह, कॉमेडी वगैरह, वो 1-1 मिनट के शॉर्ट्स कहलाते हैं, लेकिन स्क्रॉल करते करते आप उसमें 15-20 मिनट खर्च कर देते होंगे। तो उससे अच्छा है आप वहाँ 2-2 3-3 मिनट की जो क्विज होती है उसको लगाओ, आप लगाओ, आपकी प्रैक्टिस बनेगी। बाकी कहना मेरा काम है, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ इसलिए मैंने कह दिया। इसीलिए मेहनत से मैं आपके लिए क्विज भी तैयार कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में क्विज है, उसका फायदा उठाओ। लेकिन वो कहते हैं ना, फ्री की चीज की वैल्यू कम होती है। अभी इन्हीं को पेड कर दो तो उसकी वैल्यू हो जाएगी जब आपकी जेब से पैसा लगेगा। बाकी सेशन अच्छा लगता है, ये हमने जो नई सीरीज स्टार्ट करी है वाकई आपको पसंद आती है तो मेरा एक छोटा सा काम कर देना, अपने दोस्तों तक तो इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो दोस्तों तक तो पहुंचाएं, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जैसे भी आप सेंड कर सकते हैं जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर देना नहीं करा तो। और क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था कि दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 किसने लॉन्च किया? तो चाइना ने। फिर आपसे पूछा अभी केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत में समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस नाम से एक DGNSS यानी कि डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च किया? तो सागर संपर्क। फिर आपसे पूछा विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन ये कहाँ किया गया? वाराणसी में। फिर आपसे पूछा कौन सा देश पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो भारत। फिर आपसे पूछा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इसने किस राज्य के अपने पहले उड़ान प्रशिक्षण स्कूल को मंजूरी दी? तो आंसर होगा तमिलनाडु। फिर आपसे पूछा अभी हाल ही में रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पब्लिक सेक्टर यूनिट कौन सा है? तो ONGC। फिर आपसे पूछा एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में 100 मीटर हर्डल्स में भारत का पहला गोल्ड किसने जीता? तो ज्योति याराजी ने। फिर आपसे पूछा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय ये कहाँ पे खोला? मलेशिया में। फिर आपसे पूछा अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है? तो आंसर होगा 41.50 करोड़। और आखिरी प्रश्न था कि अभी ITC के CMD कौन बन गए फिर से? तो आंसर होगा संजीव पुरी। एक बार फिर याद दिला रहा हूं, सेशन को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। बाकी क्विज लगा लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की घोषणा की गई, उसका नाम बताओ। वंदे मेट्रो। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।